अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द कोर्स। हम पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर क्या क्या किया था। प्रीवियसली हमने बात की थी कि पीएचपी लिंक्स क्या होते हैं, और इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेब पेजेस हैं तो आप उन वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कैसे करोगे, यानी कि एक पेज से अगर आप दूसरे पेज पे जाना चाहो तो आप कैसे जाओगे, तो वो आप लिंक्स के ज़रिए जाओगे। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट वेब पेजेस पे, यानी कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस हैं और उसके ऊपर आपके पास ऐसा कोड है जो रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास हमने देखा था कि नेविगेशन बार है, आपका हेडर है जो बार बार रिपीट हो रहा था। तो हमने क्या किया था, उन सारे कोड को एक दफ़ा लिखा, एज अ कंपोनेंट हमने उस चीज़ को ट्रीट किया और उस कंपोनेंट को डायरेक्टली बस रिक्वायर कर लिया। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या थे? ये ऐसे वेरिएबल्स हैं कि जो आप किसी भी फाइल के अंदर एक्सेस कर सकते हो और ये आपको आपकी एप्लीकेशन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। जिस तरह हमने देखा था कि हमने सर्वर सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ किया था, और उसके अंदर हमने देखा था कि जिस भी पेज पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका जो रिक्वेस्ट का पाथ है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें इसने दी, उसका यूज़ करके हमने अपनी स्टाइलिंग की प्रॉब्लम को करेक्ट किया था। फिर लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हमने अपना राउटर बिल्ड किया था। और राउटर का काम बिल्कुल लिंक्स के साथ, पीएचपी लिंक्स के साथ थोड़ा सा मैच करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये आपके पेजेस को और ज़्यादा एफिशिएंटली हैंडल करता है। पीएचपी लिंक्स का काम क्या है कि अगर कोई लिंक है, अगर आपकी फाइल है वो, तो ये वहाँ तक पहुँचा देगा। सेकेंडली इसके अंदर डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन का एक्सटेंशन भी नज़र आती थी। जब हमने राउटर बिल्ड किया उसके अंदर पहला काम तो हमने क्या किया, हमने एक्सटेंशन को बिल्कुल रिमूव कर दिया। हमारी एक्सटेंशन क्लीन हो गई, यानी कि अगर कोई नॉर्मल बंदा है तो वो ये नहीं कह सकता कि हाँ अगले बंदे के कंट्रोलर की फाइल का नाम ये था या अगले बंदे ने ये एप्लीकेशन पीएचपी के अंदर बनाई है। जस्ट एन एग्जांपल। और उसके बाद हमने बात की कि अगर हमारे पास कोई पेज नहीं था फॉर एग्जांपल, तो पीएचपी लिंक के अंदर क्या होता था कि सर्वर एरर दे देता था कि ये पेज है ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पीएचपी राउटर का यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हमने कस्टम 404 पेज बनाया था एज अ व्यू। तो हम कहते थे कि अगर कोई राउट नहीं मिलता या अगर कोई पाथ नहीं मिलता, एग्जिस्ट नहीं करता, तो राउटर क्या करेगा, वो 404 का पेज दिखा देगा। और ये चीज़ हम आगे इसको फर्दर ऑन इंक्रीज भी कर सकते थे। अगर कोई एरर आता था सर्वर की साइड पे तो हम उसके अकॉर्डिंग पेज दिखा सकते थे। अगर कोई क्लाइंट साइड का एरर आता था तो हम उसके अकॉर्डिंग पेज दिखा सकते थे। अब पार्ट 2 के हमने क्या डिस्कस करना है, पार्ट 2 में हमने डिस्कस करना है कि माई सीक्वल डेटाबेस के साथ आप कैसे कनेक्ट करोगे। इसका सिंपल मतलब ये है कि हम इसमें डेटाबेस क्रिएट करेंगे। हम देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर आप स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड कर सकते हो बेसिक लेवल पे। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हो, ताकि आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस से कुछ ना कुछ डेटा ले और वो HTML के अंदर उस डेटा को डायनामिकली रेंडर करे। फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप PHP के अंदर कैसे परफॉर्म कर सकते हो। हम डेटाबेस के ही कनेक्शन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल के अंदर लिखेंगे। और लास्ट के अंदर हम देखेंगे कि ये सीक्वल इंजेक्शन क्या होता है और इसकी वल्नरेबिलिटी से आप कैसे बच सकते हो, कि आपने अपनी क्यूरीज को इस तरह लिखना है कि वो हैक ना हो सके, काइंड ऑफ आप ये समझ सकते हो। ओके, सो फर्स्ट टास्क की बात करते हैं। हमने अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है और इधर हम माई सीक्वल का यूज़ कर रहे हैं। सो फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको माई सीक्वल डेटाबेस को अपने कंप्यूटर के ऊपर एक्टिव करना पड़ेगा। सो सिंपली आप अपना जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन करें और यहाँ पे माई सीक्वल को स्टार्ट कर दें। अब जो चीज़ यहाँ पे आपने फोकस करना है जिस पे, वो ये है कि आपकी माई सीक्वल डेटाबेस कौन से पोर्ट नंबर पे स्टार्ट हो रही है। जैसे यहाँ पे वो बता रहा है कि आपकी माई सीक्वल डेटाबेस 3306 पोर्ट पे स्टार्ट हो रही है। अब आपने माई सीक्वल डेटाबेस को कनेक्ट तो कर दिया, आपने स्टार्ट तो कर दिया। अब आपने इसको मैनेज कहाँ से करना है, आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं। आप यहाँ तो इसको टर्मिनल से भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन हमने जैसे बात की थी कि हम इसके लिए GUI का यूज़ करेंगे, हम टेबल प्लस का यूज़ करेंगे। सो आपने सिंपली अपने टेबल प्लस को ओपन करना है। माई सीक्वल डेटाबेस को हमने एक्टिव किया है जैम से। मेक श्योर कि टेबल प्लस को ओपन करने से पहले आपकी माई सीक्वल डेटाबेस एक्टिव हो।
टेबल प्लस को ओपन करने के बाद आपने ये खाली जगह पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और कनेक्शन पे क्लिक करना है। कनेक्शन का क्या मतलब है कि आपने बताना है कि आपने कौन सी डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करके मैनेज करना है। फिर कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपने बताना है कि आपने कौन सी डेटाबेस का यूज़ करना है। मैंने माई सीक्वल का यूज़ करना है। माई सीक्वल को सिलेक्ट करके मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो कुछ ऑप्शंस है जो आपसे कह रहे हैं कि आप दें, हमें इनपुट दें इस चीज़ का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम के अंदर वो पूछ रहा है कि आपका जो आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो डेटाबेस के GUI के साथ डेटाबेस का, इसका कनेक्शन का नेम क्या होगा। सो इसको हम डेमो कह देते हैं सिंपली। होस्ट के अंदर हमने लोकल होस्ट का यूज़ करना है। आप लोकल होस्ट लिख सकते हो, अदरवाइज आप लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर है ये, आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। आप सिंपली लोकल होस्ट लिख लें, दैट्स इजी। उसके बाद ये पोर्ट पे आपने वो पोर्ट नंबर लिखना है जहाँ पे आपकी डेटाबेस स्टार्ट हुई है। सो 3306। नेक्स्ट, यूज़र के अंदर आप रूट भी लिख सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम लिख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है और मोस्टली लोग रूट ही यूज़ करते हैं, तो आप रूट लिख लो। पासवर्ड आप ऐड कर सकते हो, मैं यूज़ नहीं कर रहा अभी। और यहाँ पे ये डेटाबेस के इनपुट के अंदर आपने बताना है कि आपके डेटाबेस का नाम क्या है। लेकिन अभी तो हमने कोई डेटाबेस बनाई ही नहीं, ठीक है। आप अभी जो बिल्ड कर रहे हो चीज़, ये कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो अपनी GUI और डेटाबेस के दरमियान। डेटाबेस अगर हम यहाँ पे नेम लिखेंगे तो आ जाएगा एरर। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कहा कि मैंने इस कनेक्शन के अंदर इस डेटाबेस का यूज़ करना है। अगर मैं टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डेटाबेस अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो सिंपली मैं इस चीज़ को जैसे ही रिमूव करूँगा, टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो वो कहेगा कनेक्शन आपका ओके है, इस्टेब्लिश हो जाएगा। हम इसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ खुल जाएगा। अब वो लेफ्ट साइड पे इस बार पे वो कह रहा है नो डेटाबेस इज सिलेक्टेड। Ctrl+K को दबाएं और डेटाबेस को सिलेक्ट करें। तो Ctrl+K को दबाएं आप, और यहाँ पे आपको वो पूछेगा कि आपने डेटाबेस आपके पास अगर पहले से है तो उसको सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज नहीं बना लो। हमारे पास नहीं है डेटाबेस तो हम नहीं पे क्लिक करेंगे और हमारी डेटाबेस का हम नाम रखेंगे माई ऐप, राइट। ओके, और माई ऐप को हम ओपन कर लेंगे। अब ये ओपन तो हो गई है, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँगा, वापस जाऊँगा अपनी कनेक्शन के अंदर, एडिट करूँगा इसको, और अब इसके अंदर मैं अपनी डेटाबेस को डाल दूँगा, सेव करूँगा। अब होगा क्या, जब भी मैं इस कनेक्शन को ओपन करूँगा तो डायरेक्टली डेटाबेस ओपन होगी। मुझे जैसे पहले आ रहा था कि डेटाबेस क्रिएट करो या सिलेक्ट करो, वैसे नहीं आएगा। सो अब माई ऐप वाली डेटाबेस ओपन हो गई है। अब बात करते हैं कि डेटाबेस के अंदर होता क्या है और डेटाबेस क्या है, ठीक है। देखिए, आपके एक फुल स्टैक एप्लीकेशन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। आपके पास आपका क्लाइंट होता है। क्लाइंट यानी कि वो चीज़ें जो हमें नज़र आती है ब्राउज़र पे, जो हमें डेटा नज़र आ रहा है वो हमारी क्लाइंट साइड है, ठीक है। सो हम कह देते हैं कि हमारा जो ब्राउज़र है वो हमारा क्लाइंट है, राइट। उसके बाद हमारे पास एक सर्वर होता है। अभी के टाइम पे हमें कौन सा सर्वर है हमारे पास हमारा PHP का सर्वर है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। और लास्टली तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है हमारे पास डेटाबेस। और हम यहाँ पे कौन सी डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं, MySQL का। अब ये तीनों चीज़ें काम कैसे करती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हम हैं दराज.pk पे। अब इसकी जो वेबसाइट है, ये इसकी सारी क्लाइंट साइड ये है, यानी कि वो चीज़ जो हमें नज़र आ रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर इस एयरपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, राइट। अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, नेटवर्क पे जाता हूँ, इस चीज़ों को क्लियर करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना इस पर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक नेटवर्क रिक्वेस्ट होगी। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये वाली चीज़ें नहीं है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे एक नेटवर्क रिक्वेस्ट हुई, TSWWW डॉट जो भी है ये, ठीक है। इसको, इस चीज़ को आप छोड़ दो। लेकिन एक नेटवर्क रिक्वेस्ट होती है, उसका हमें रिस्पॉन्स आता है 200 का। अभी इस बात का क्या मतलब है,
जो आपका ब्राउज़र है वो बेसिकली जो भी दराज सर्वर यूज़ कर रहा है, बेशक वो PHP का है, बेशक वो नोड का है, जावा का है, जिसका भी है, ये मैटर नहीं करता, उसको एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जो एयरपॉड्स हैं उसका डेटा दे। डेटा दे क्या मतलब है? उस डेटा से सिंपली मतलब ये है कि मुझे बताए कि आपके जो भी एयरपॉड्स हैं उसका टाइटल क्या है, आपके पास कौन कौन से वर्जन्स पड़े हैं, उसका प्राइस क्या है, उसकी उसकी रेटिंग क्या है, उसके जो कमेंट्स लोगों ने किए हैं वो क्या है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, ये कहता है सर्वर से कि मुझे ये वाला डेटा दो। सर्वर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी डेटाबेस से मांग के आपको आपका डेटा दे देता हूँ, अगर तो वो डेटा अवेलेबल है। कि सर्वर फिर डेटाबेस से कहेगा भाई साहब ये वाला डेटा मुझे दे दो। डेटाबेस फिर आपके सर्वर को रिप्लाई करेगा कि जी भाईजान मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास ये डेटा है तो मैं आपको दे देता हूँ। अगर उसके पास वो डेटा होता है तो वो कहता है एक अर्रे की फॉर्मेट में, मोस्टली आजकल अगर आप देखोगे तो ये जेसन के फॉर्मेट के अंदर आपको डेटा वापस करेगा। यानी कि एक अर्रे होगी जिसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसके अंदर डेटा होगा। किस बारे में? इस एयरपोर्ट के डेटा के बारे में। ये डेटा ये सेंड करेगा सर्वर को और फिर सर्वर ये डेटा पकड़ेगा और ये डेटा वापस सेंड कर देगा आपके क्लाइंट को। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कह देंगे एयरपॉड्स डेटा। अब क्लाइंट क्या करेगा? इस अर्रे को पकड़ेगा, इसके ऊपर लूप करेगा और वो सारा का सारा डेटा अपने हिसाब से जैसे भी वो शो करवाना चाहता है फ्रंट एंड के ज़रिए वो करवा देगा। सिंपली फ्लो ये है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हमने अपनी डेटाबेस को सेटअप किया है। दूसरा काम हम क्या करेंगे? हम अपने सर्वर को अपनी डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन सर्वर और डेटाबेस का, ताकि हमारा सर्वर हमारे डेटाबेस से बात कर सके, फिर यही सर्वर वापस ताकि क्लाइंट को डेटा सेंड कर सके। तो इन दोनों का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था आपके थ्योरेटिकली पार्ट। अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस एक्चुअल होता क्या है। डेटाबेस क्या है? इस डेटाबेस को आप सिंपली समझो कि इसके अंदर आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा पड़ा होता है इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो अगर मुझे कहना हो कि डेटाबेस बिल्कुल एक्सेल शीट की तरह है तो आई डोंट थिंक सो कि ये गलत होगा। अगर आप अपनी एक्सेल शीट खोलते हो, अगर आप लोगों ने कभी एक्सेल शीट के अंदर काम किया है, सो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास कुछ कॉलम्स हैं। जिस तरह यहाँ पे ABC कॉलम है, इसी तरीके से आपके पास उस ABC कॉलम के हिसाब से डिफरेंट रोज हैं। हम यहाँ पे 3 कॉलम बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं नेम, एज और लेट्स से जेंडर। ठीक है, और हम यहाँ पे कह देते हैं इन चीज़ों को हम बोल्ड कर देते हैं। और यहाँ पे हम कह देते हैं कि नेम है इब्शाम, एज उसकी है 90 ईयर्स और जेंडर है उसका बॉय। इसी तरीके से एक अली नाम का लड़का है, उसकी 22 एज है, उसका भी जेंडर बॉय है। अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, टॉप पे मेरे पास कॉलम है जो जिनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि डेटा क्या है आपका। ठीक है, और रोज आपके वो रिकॉर्ड्स हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि डेटा एक्शन में होगा क्या। कॉलम रिप्रेजेंट करती हैं कि डेटा के अंदर क्या होगा, डेटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, और रोज क्या होता है, वो एक्चुअल डेटा होता है। सो डेटाबेस कैसे काम करती है? आपके पास कुछ कॉलम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नेम, एज, और इसके अलावा लास्टली हमने डिस्कस किया कि जेंडर। अब ये हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया हमारे किसी भी टेबल का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, इस टेबल के अंदर अगर हमने रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं
तो वो हम ऐड करेंगे हमारी रोज के जरिए। सो यहाँ पे एक रो होगी, वो बताएगी कि नेम उसका इब्शाम है, एज उसकी 23 है और जेंडर उसका बॉय है। अब एक डेटाबेस के अंदर आपके पास इसी तरह के डिफरेंट शीट्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट किस्म का डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, डिफरेंट किस्म के डेटास हो सकते हैं, और ये शीट्स को आप आपस में कनेक्ट भी कर सकते हो। ये थियोरेटिकली मैं चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि बाद में जाके हमने इन सब चीज़ों को परफॉर्म करना है। अब दोबारा से ज़रा जो कुछ हमने अभी पढ़ा है, जिसके बारे में हमने बात की है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और थोड़ी सी एडिशन करते हैं। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और दूसरी बात ये है, ये जो रोज एंड कॉलम्स होती हैं, आर रिप्रेजेंटेड इनसाइड टेबल्स। ये रोज एंड कॉलम्स होती हैं, ये किसी ना किसी टेबल के अंदर होती हैं। अब ये जो चीज़ है ना, इसको हम कह रहे हैं कि ये एक टेबल है, ठीक है। एक टेबल आपका एक डेटा को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यूजर्स का टेबल हो सकता है, फॉर एग्जांपल नोट्स का टेबल हो सकता है, पोस्ट का टेबल हो सकता है। अगर हम यहाँ पे हैं तो प्रोडक्ट का टेबल हो सकता है, राइट। उस प्रोडक्ट के अंदर इस प्रोडक्ट का नाम है, इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ है। फिर फर्दर ऑन आप ये कह सकते हो कि इस प्रोडक्ट का ये स्लग है, ठीक है। और यहाँ पे हमें नज़र भी आ रहा है कि प्रोडक्ट्स लिखा भी हुआ है। तो एक डेटाबेस के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं। उन टेबल्स के अंदर आपके पास कॉलम्स होते हैं जो कि डेटा स्ट्रक्चर होता है, और रोज होती हैं जो उस डेटा के स्ट्रक्चर के हिसाब से डेटा को डिफाइन कर रही होती हैं। तो टेबल प्लस पे अगर हम आए, यहाँ पे जैसे ही आप इस प्लस बटन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आ रहा है कि ऐड न्यू टेबल। सो पहला काम क्या होगा कि हम टेबल ऐड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेबल ऐड कर देता हूँ पोस्ट्स नाम का। हम कहते हैं कि हमारी एक टेबल है जिसके अंदर हमारी पोस्ट्स होंगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आ रहा है, पहले से ही एक कॉलम हमारे पास डिफाइन है। स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो कॉलम की बात हो रही है। एक पहले से हमारे पास एक कॉलम डिफाइन है जिसके अंदर वो कह रहा है आईडी। इस चीज़ को आप प्राइमरी की भी कहते हो। ये बेसिकली सिंपल ये रिप्रेजेंट करती है कि जो भी रिकॉर्ड होगा, यानी कि इब्शाम है, अगर यहाँ पे अली है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, आइडेंटिफाई करती है। यानी कि हो सकता है इब्शाम की आईडी 1 हो सकता है अली की आईडी 2 हो, ठीक है। ताकि बाद में अगर मैं डेटाबेस के अंदर से चीज़ें निकाल रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि डेटाबेस के अंदर से वो रिकॉर्ड निकालो, इस टेबल के अंदर से वो रिकॉर्ड निकालो जिस रिकॉर्ड की आईडी 1 है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहा है। अब इसके अंदर फर्दर ऑन कॉलम डालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कोई भी पोस्ट है अगर आपके पास फेसबुक वगैरह की, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके पास पोस्ट को अलग करने के लिए, एक पोस्ट को दूसरे पोस्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए उस हमारे पास आईडी आ गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? उस पोस्ट का कोई ना कोई टाइटल हो सकता है, राइट। फिर उस पोस्ट के अंदर किस टाइप का डेटा होगा? फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि हमारे पास उसके अंदर टेक्स्ट डेटा होगा। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डेटाज हैं, आप इनको चेक कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि उसके पास टेक्स्ट डेटा है। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि क्या आपका जो टाइटल होगा वो नल हो सकता है, यानी कि उसके अंदर एम्प्टी टेक्स्ट हो सकता है? तो नहीं, टाइटल तो होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि नहीं, वो नल नहीं हो सकता। फिर जैसे आप कंट्रोल एस को दबाओगे तो ये सेव हो जाएगा। अब आपने अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपडेट कर दिया। अब मैं थोड़ा और अपडेट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी जो पोस्ट होगी उसका टाइटल तो होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ बॉडी भी तो होगी ना उसकी डिटेल्स के लिए। आप इसको आप डिटेल्स कह सकते हो, पोस्ट कह सकते हो, बॉडी कह सकते हो। तो बॉडी कहता हूँ, अगेन मैं कहूँगा कि ये टेक्स्ट है। अगेन जो मेरा टेक्स्ट है वो नल नहीं होना चाहिए, मेरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं एक चेंज करना चाहता हूँ। जो मेरा टाइटल है उसके लिए वैसे मैं टेक्स्ट का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे वारकार 255 का यूज़ करूँगा। वारकार का मतलब क्या है कि मैक्सिमम करेक्टर्स ABCD 255 आ सकते हैं इसमें, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। अब हम इस पोस्ट के डेटा के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर किया है सेटल,
इसका मतलब क्या है सिंपली कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, उस टेबल का नाम क्या है पोस्ट, उसके अंदर जो मैंने स्ट्रक्चर ऐड किया है वो है एक आईडी जो प्राइमरी की है पहले से हमारे पास सेट है। नेक्स्ट हमने ऐड किया कि हमारे पोस्ट की कोई ना कोई टाइटल होगा और एक बॉडी होगी। अब इसके अंदर हम एक रो ऐड करते हैं, ठीक है। रो के अंदर क्या होगा कि हमारी आईडी होगी एक, जो कि हमें हमारी डेटाबेस ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देगी। हमारे पोस्ट का कोई ना कोई टाइटल होगा, ठीक है। और लास्टली हमारे पोस्ट की कोई ना कोई बॉडी होगी, उसका कोई टेक्स्ट होगा, फ्ला 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 फ्ला। तो मैंने जिस तरह आपको कहा था कि इस रिकॉर्ड को आप डेटा भी कहते हो और इस रिकॉर्ड को आप रो भी कहते हो। तो आपने सिंपली डेटा पे क्लिक करना है पोस्ट टेबल के अंदर ही, और इस प्लस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने अपने आईडी क्या रखनी है। मैंने बात की जैसे कि आईडी आपकी ऑटोमेटिकली डेटाबेस आपको प्रोवाइड कर देगी, तो इसको आप छोड़ दो डिफ़ॉल्ट पे। फिर टाइटल पे आते हैं हम, फॉर एग्जांपल टाइटल दे देते हैं व्हाई एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, फॉर ह्यूमन बीइंग और फॉर यंगस्टर्स, राइट। और इसके बाद इस चीज़ को हम कॉपी करते हैं सारे को और चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि क्यों जी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम सिंपली 4 पॉइंट्स या पैराग्राफ के अंदर बात करते हैं। पैराग्राफ कंसाइज 4 लाइन्स, प्रॉम्प्ट बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी दी है मैंने। अब यहाँ पे जाके हम इस बॉडी के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे और जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास हमारे टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। अगर हम सिंपली बात करें तो हमने क्या किया है, हमने टाइटल की जगह लिखा है व्हाई एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट, और बॉडी के अंदर हमने सिंपली इस चीज़ की डिटेल दी है कि वो एक्सरसाइज क्यों इम्पॉर्टेंट है, डिटेल्स ऑफ व्हाई एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि हमने इस डेटाबेस के अंदर से डेटा को निकालना कैसे है, ठीक है। अब क्योंकि हम एक माई सीक्वल एक सीक्वल डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं, वैसे डेटाबेस नो सीक्वल डेटाबेसेस भी होती हैं लेकिन हम सीक्वल डेटाबेसेस का यूज़ कर रहे हैं, तो हम सीक्वल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे डेटाबेस के अंदर से डेटा निकालने के लिए। तो हम अगेन टेबल प्लस पे जाएंगे, यहाँ पे ऊपर टॉप पे आपको छोटा सा ये नज़र आ रहा है सीक्वल एडिटर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं काम करता हूँ कि एक से ज़्यादा डेटा ऐड कर लेते हैं हम। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो आजकल चल रहा है, वो सना यूसुफ जिसकी डेथ हुई थी बच्ची की, सना यूसुफ मर्डर। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एन इनोसेंट गर्ल named Sana Yusuf was killed in Islamabad by a mad person। और इसको सेव कर लेते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे फोकस करो, वो ये कि हमारी आईडीज़ ऑटोमेटिकली बन रही है, हमें बनानी नहीं पड़ रही, हमने सिर्फ डेटा लिखना है, ठीक है। अब हमने इस पर क्लिक करना है माई सीक्वल पे और सीक्वल एडिटर पे। अब यहाँ पे हम सीक्वल क्यूरीज लिखेंगे जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को निकालेंगे। अब सीक्वल जो लैंग्वेज है ये बिल्कुल इंग्लिश लाइक है, ठीक है। आप सिंपली कहते क्या, अगर मैं कुछ सेंटेंसेस बोलना चाहूँ तो वो इस तरह होंगे कि सिलेक्ट कर लो सारा कुछ फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपके टेबल का नेम होगा, ये हमें जो भी सारे रिकॉर्ड्स होंगे वो सारा कुछ दे देगा। फिर हम कह सकते हैं सिलेक्ट कर लो सारा कुछ टेबल में से जहाँ पे वेयर एक क्लॉज है, इस चीज़ को आप क्लॉज कहते हो, वेयर आईडी, हमारी आईडी जो है वो इक्वल टू कुछ है, इस आईडी की जगह आप टाइटल भी लिख सकते हो, जो भी आपका एट्रीब्यूट है आप उसका यूज़ कर सकते हो। फिर लास्ट आप कर सकते हो सिलेक्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू
1, और ये और भी एक क्लॉज है, और ID इज इक्वल टू 2। आप इसके अंदर इस चीज़ को ऐसे रिमूव भी कर सकते हो, राइट। सो लास्टली हम कह सकते हैं सिलेक्ट, हम यहाँ पे जिस तरह कह रहे हैं कि सिलेक्ट एवरीथिंग, हम सिंपली सिर्फ कॉलम्स के डेटा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। हम कह सकते हैं सिलेक्ट बॉडी फ्रॉम टेबल नेम। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यही चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। हम कहते हैं सिलेक्ट एवरीथिंग, सारा कुछ, और सारा कुछ के लिए हम यूनिवर्सल करेक्टर का यूज़ करते हैं फ्रॉम। हमारे टेबल का क्या नाम था? हमारे टेबल का नाम था पोस्ट्स। जैसे ही हम इसको रन करते हैं, हम इसको रन करने के लिए Ctrl+Enter भी दबा सकते हैं, और ये नीचे बटन है इसका भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको रन करते हैं, हमें नीचे डेटा वो रिटर्न कर देता है। वो कहता है कि जब हमने कहा सिलेक्ट करो सारा कुछ पोस्ट टेबल में से, तो हमें ये वाला डेटा रिटर्न हो रहा है, राइट। फिर हम कह सकते हैं कि सिलेक्ट करो सारा कुछ पोस्ट में से जहाँ पे वेयर ID इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 पे सना यूसुफ वाली पोस्ट है। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो सना यूसुफ वाली ये पोस्ट हमें शो हो रही है, हमें दूसरी पोस्ट शो नहीं हो रही। फिर हम कह सकते हैं सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम पोस्ट जहाँ पे ID हमारी 1 है, तो सना यूसुफ आ गया, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि सारे पोस्ट आप सिलेक्ट कर लो तो सारे आ जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि सारी बॉडी सेलेक्ट कर लो तो सारी आ जाएंगी। हम कहते हैं बॉडी करो पोस्ट में जहाँ पे आपकी ID इक्वल टू 1 हो और 2 हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो डेटा है उसके अंदर कोई ना कोई गलती है। क्या गलती है? हमारी जो एक्सप्लिसिट हमने लिखना था उसको नहीं लिखा। सो इसको स्ट्रिंग नहीं करना। अब अगर हम बात करते हैं तो अभी भी हमारी, क्या मैंने बॉडी लिखा था इसको? यस। सो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पोस्ट वेयर, हमने क्लॉज नहीं लिखा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमारे पास डेटा आ रहा है बॉडी का, जहाँ पे हमारे पास अगर ID 1 है तो बॉडी शो हो रही है, और या फिर अगर ID 2 है तो बॉडी शो हो रही है। तो हमारे पास ये 2 ही डेटाज हैं, तो उसी 2 की शो होगी, ठीक है। आप यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म भी कर सकते हो। बात एक ही है, राइट। अब इसी तरीके से हमने ये जो हमने चीज़ की है ना अभी यहाँ पे, इस चीज़ को आप कहते हो कि आपकी ये क्यूरीज है। तो ये अगेन मैं यहाँ पे चीज़ लिख देता हूँ कि ये आपकी क्यूरीज है, और इस चीज़ को मैं आपके नोट्स के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। हम फर्दर बाद में और भी क्यूरीज देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ इस स्टेज पे ये वाली क्यूरीज आपके लिए मोर देन इनफ है। पार्ट 2 के अंदर आएंगे और यहाँ पे आके हम लिख देंगे क्यूरीज। मार्कअप नहीं बन रहा, और इन क्यूरीज को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस क्यूरीज का मैं एक टॉगल बार बना लेता हूँ इसके ज़रिए। तो ये क्यूरीज आपने अगर ओपन करनी हो, देखनी हो, तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। बेसिक क्यूरीज है, राइट। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने डेटाबेस को, आपने कनेक्शन तो बिल्ड कर लिया है, आपको डेटाबेस को कैसे लेके चलना है आपकी GUI के अंदर, आपने वो देख लिया है। राइट नाउ हम अभी क्या कर रहे हैं, हमने अपनी डेटाबेस को अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट नहीं किया, हमारी डेटाबेस को हमने कनेक्ट किया है हमारी GUI के साथ। GUI क्या होती है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। टेबल प्लस के ज़रिए हम अपनी MySQL डेटाबेस को अभी मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखना है कि हमने MySQL को कनेक्ट कैसे करना है हमारे PHP सर्वर के साथ, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।
सो वेलकम टू एपिसोड 15। हमने प्रीवियसली अपनी टेबल प्लस के साथ माई सीक्वल का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया था। अब हमने अपने पीएचपी सर्वर के साथ माई सीक्वल का कनेक्शन बिल्ड करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने टेबल प्लस के साथ किया था, लेकिन ऑब्वियसली तरीका हमारा डिफरेंट होगा। हम कोड लिखेंगे। अब जब भी आपने डेटाबेस का अपने किसी भी एप्लीकेशन के साथ कनेक्शन बिल्ड करना होता है तो आप कनेक्शन स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हो। आप इस चीज़ को अगर नोड में काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी देखोगे। अगर आपने मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ अपने नोड सर्वर को कनेक्ट करना है तो वहाँ पे भी आपको मोंगोडीबी का एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिलता है। मोंगोडीबी भी एक डेटाबेस है, जैसे माईसीक्वल एक डेटाबेस है। ठीक है, हो सकता है आप इन फ्यूचर उस पर भी काम करें। सो सिंपली होता क्या है, आप एक कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज़ करते हो। अगर मैं लिख सकूँ यहाँ पे, कुछ भी एक कनेक्शन स्ट्रिंग होता है जिसका आप यूज़ करते हो। ये बेसिकली एक ऐसी की है जिसके ज़रिए आपको एक्सेस मिल जाता है आपके डेटाबेस का। सो उसके बाद आप अपनी पीएचपी सर्वर से क्यूरीज लिख के, कौन सी क्यूरीज, वही सीक्वल लैंग्वेज के अंदर जिस हमने पहले लिखी वो क्यूरीज लिख के आपके माई सीक्वल डेटाबेस के अंदर डेटा ऐड कर सकते हो या निकाल सकते हो, माइनस प्लस, राइट। या उसके अलावा आप डेटा को अपडेट कर सकते हो। आपने जिस तरह देखा, आप स्ट्रक्चर को अपडेट कर सकते हो। आप डिफरेंट किस्म की क्यूरीज कर लिख सकते हो, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो, निकाल के फिर क्लाइंट को सेंड कर सकते हो और वो क्लाइंट फिर डेटा को शो कर सकता है। सो हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमने इस लेक्चर के अंदर, इस एपिसोड के अंदर अपनी पीएचपी के सर्वर को कनेक्शन स्ट्रिंग के ज़रिए माई सीक्वल के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आप कनेक्ट करोगे पीडीओस के ज़रिए। पीडीओस का मतलब है पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम डीएसएन भी कहते हैं। डीएसएन का मतलब होता है डेटा सोर्स नेम। ठीक है, कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है। तो हमारी जो सोर्स है वो माई सीक्वल है। माई सीक्वल के अलावा हमारी जो सोर्स है वो लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट के अलावा हमारे डेटाबेस का जो नेम है, डीबी नेम, डेटाबेस का नेम क्या है हमारी, माई ऐप। फिर हमारा एक पोर्ट नंबर है, वहाँ से हमारा डेटा आ रहा है। और लास्टली हमारा डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है। तो इसको मोस्टली जो फॉर्मेट यूज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो ये आजकल के यूज़ होता है, UTF-8, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कोड क्या है। मैं ये पहला स्ट्रिंग जो है इसको तो मैं कॉपी करके खुद यूज़ करूँगा कोड के अंदर। तो आप अपना VS कोड ओपन करें। VS कोड ओपन जैसे ही आप कर लोगे, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थोड़ा सा रीफैक्टर करते हैं। लास्टली हमने यहाँ पे अपना छोड़ा था कोड, और जिसके अंदर हमने हेल्पर फंक्शन के अंदर हमारे राउट्स लिख दिए थे। राउट्स के लिए हम लोग एक अलग से फाइल बनाते हैं ताकि सारी चीज़ें ज़रा सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के साथ रहें। तो इन चीज़ को हम कट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं router.php। इस कोड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं स्टार्टिंग के ऊपर PHP। फिर अपनी जो मेन फाइल है हमारी उस पर आते हैं और यहाँ पे हम रिक्वायर कर लेते हैं हमारे router.php को, सेमीकोलन डालते हैं लास्ट पे, और अपनी ऐप को रन कर लेते हैं PHP के सर्वर पे, लोकल होस्ट 8888। सो जैसे ही हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, हमारी एप्लीकेशन अब वर्क कर रही है। कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, हमारे राउटर भी वर्क कर रहा है। सबसे हमारी मेन फाइल कौन सी है यहाँ पे, हमारा सर्वर जो है वो सबसे पहले हमारी index.php की फाइल को रन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद index.php की फाइल के अंदर हमारी डिफरेंट फाइल्स कनेक्टेड हैं। तो इसी फाइल के अंदर हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को टाइप करते हैं। सो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना होगा कि हमारी डेटाबेस कौन सी है, हमें बताना होगा कि हमारा लोकल होस्ट क्या है, हमें बताना होगा कि हमारी पोर्ट नंबर क्या है, हमें बताना होगा कि हमारा करेक्टर सेट क्या है, आपकी जो इनकोडिंग है वो कौन से फॉर्मेट के अंदर है, इस चीज़ को करेक्टर सेट कहते हैं। और हमें बताना होगा कि आपकी डेटाबेस का नेम क्या है। तो अगर आप वापस जाओ
तो ये जो स्ट्रिंग लिखा है ये सारा कुछ वो रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ, हम बता रहे हैं कि माई सीक्वल डेटाबेस का हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सीक्वल लाइट का कर रहे हो तो आप यहाँ पे सीक्वल लाइट लिखोगे, अगर आप मारिया डीबी का कर रहे हो मारिया डीबी लिखोगे, अगर आप मोंगो डीबी का कर रहे हो तो आप मोंगो डीबी लिखोगे, राइट। तो हम दोबारा से वापस आ जाते हैं। माई सीक्वल हमारी डेटाबेस है, ठीक है, जो कि होस्ट कहाँ पे हुई हुई है, लोकल होस्ट पे, ठीक है। अगर आपको याद हो हमने टेबल प्लस में भी लोकल होस्ट लिखा था, और क्योंकि हम माई सीक्वल अपनी लोकल पीसी पे रन कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप लोकल होस्ट कहते हो। उसके बाद हमारी माई सीक्वल जो है वो कौन से पोर्ट नंबर पे होस्ट हो रही थी, 3306। ये हमने अपने जैम सर्वर के ऊपर भी देखा था, राइट हेयर 3306 पे हमारी डेटाबेस रन हो रही है। हमारी डेटाबेस का नाम क्या है, माई ऐप। ये नेम हमने कहाँ पे सेट किया था, ये नेम हमने सेट किया था यहाँ पे, ये माई ऐप डेटाबेस का नेम है हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो करेक्टर सेट है वो क्या है, UTF-8 MB4। आप यहाँ पे UTF-8 भी लिख सकते हो। UTF-8 MB4 का मतलब सिंपल ये है कि इसका एक वर्जन है जो ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। इस चीज़ को हम एक DSN के अंदर स्टोर कर लेते हैं, राइट। जस्ट अ सेकेंड, इस चीज़ को हम एक DSN नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या है कि हमने PDO का यूज़ करना है। PDO क्या है, अगर आप अपने नोट्स पे वापस आओ तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है PDO इन PHP ऑफर्स अ डेटा एक्सेस एब्स्ट्रैक्शन लेयर। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ज़रिए आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो डेटाबेसेस के थ्रू, ठीक है। सो इसके अंदर आप क्या देते हो, इसके अंदर आप अपने DSN यानी कि कनेक्शन स्ट्रिंग को प्रोवाइड करते हो, जो कि बेसिकली डिफाइन करता है कि आप डेटा कहाँ से लेना चाह रहे हो, और फिर आप नेक्स्ट बताते हो उसको कि आपका जो यूज़र है वो क्या है। सिंपली न्यू PDO, यहाँ पे आपने फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट देना है वो आपका DSN है, और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आपने देना है वो आपने यूज़र नेम बताना होता है कि क्या है। अगर आपको याद हो हमने हमारी टेबल प्लस के अंदर यहाँ पे यूज़र में रूट लिखा था, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको प्री बिल्ड मिलती हैं PHP के अंदर, पहले से बनी नहीं, तो आपको उसको उसी तरीके से यूज़ करना होगा जो उसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसके अंदर हम बहस नहीं कर सकते कि हमने ऐसे क्यों किया है या वैसे क्यों किया है, ये स्टैंडर्ड्स है। अब इस चीज़ को हम एक PDO वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, या फिर आप इसको एक स्टेटमेंट वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यूज़र है तो यही है, लेकिन मैं ज़रा इसको थोड़ा सा क्लीनर वे के अंदर लिख देता हूँ। इसको यूज़र ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पे हम इस यूज़र को पास कर देते हैं। अब जब आप कह रहे हो कि स्टेटमेंट एक PDO का इंस्टेंस है या एक PDO ऑब्जेक्ट है, ऑल्दो हमें यहाँ पे इसको स्टेटमेंट नेम नहीं देना चाहिए, इसको PDO का ही नेम दे देते हैं। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि PDO का राइट नाउ एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसके अकॉर्डिंग, एक PDO क्लास है। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, लेकिन आप अभी सिर्फ हाई लेवल पे ये समझ के चलो कि PDO एक ऑब्जेक्ट है जो आपको डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे ज़रिए आप अपने डेटाबेस से डेटा निकाल सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हो ना, तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं। की वैल्यू पेयर्स से मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्ट है तो एक पर्सन का कोई ना कोई नाम हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसका नाम है शाम होगा। इसी तरीके से पर्सन का कोई ना कोई हो सकता है, एज हो सकती है। इसी तरीके से पर्सन कुछ बोल रहा है अगर, तो वो उसका एक्शन है, तो कोई ना कोई उस ऑब्जेक्ट में फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग फंक्शन हो सकता है, ग्रीट फंक्शन, जिसके अंदर आप एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस दोगे कि उसने ग्रीट कैसे करना है, हेलो बोलना है, कैसे नहीं बोलना। फॉर एग्जांपल एको हेलो। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैं ये फंक्शंस वगैरह यूज़ कर सकता हूँ, और ये ऑब्जेक्ट
कॉरिस्पॉन्ड करेगा डायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। अब जो पीडीओ ऑब्जेक्ट है ना, इसने हमारे से क्या क्या लिया है, अभी हमारे से इसने डीएसएन लिया है, ठीक है। तो उस डीएसएन की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसके अलावा इसने हमारे से यूज़र लिया है, उस यूज़र की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई। अब नेक्स्ट हमें ये प्रोवाइड करता है कुछ फंक्शंस, उसमें से कुछ एक फंक्शन है प्रिपेयर। इसके ज़रिए आप अपनी क्यूरी को प्रिपेयर करते हो, यानी कि आप बताते हो कि आपने कौन सी सीक्वल की क्यूरी अप्लाई करनी है। सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल नेम वेयर, इस तरह की चीज़ें। फिर जब आप प्रिपेयर कर लेते हो, फिर आपके पास एक दूसरा फंक्शन आता है एग्जीक्यूट का, ठीक है। इससे आप बताते हो कि आपने जो क्यूरी प्रिपेयर की है उसको आपने एग्जीक्यूट करना है अब, ठीक है। और फिर आपके पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, फेच ऑल का, एक आपके पास फेच फंक्शन है। इनका यूज़ करके आप को जो डेटा रिटर्न होता है आप उसको फेच कर सकते हो किसी वेरिएबल के अंदर, अरे फॉर्मेट के अंदर। तो इसको अभी हम करते हैं। हमने क्या किया अभी तक हमने अपना डीएसएन स्ट्रिंग जो था वो बनाया, फिर हमने यूज़र नेम बताया अपना क्या था, उसके बाद हमने एक पीडीओ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हम एक क्यूरी क्रिएट करते हैं, हम एक स्टेटमेंट वेरिएबल लिखते हैं और कहते हैं पीडीओ, एरो फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। और इसके अंदर फिर जो भी हमारे पास पीडीओ ऑब्जेक्ट में हमारे पास फंक्शंस होंगे वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन होता है प्रिपेयर का। प्रिपेयर फंक्शन के अंदर हम अपनी क्यूरी लिखते हैं, सो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, हमारा पोस्ट टेबल है तो हम ये लिखेंगे। फिर अब ये स्टेटमेंट, ये क्यूरी मैंने प्रिपेयर कर ली है। अब नेक्स्ट काम क्या है कि मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है। जब मैंने इस चीज़ को प्रिपेयर किया तो मैं इसको कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, स्टेटमेंट वेरिएबल के अंदर, राइट। सो स्टेटमेंट वेरिएबल के अंदर से मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कर लिया एक बार तो फिर अब मैं इसको फेच कर सकता हूँ। तो लास्टली फेच करने के लिए क्या करना होगा, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, जो चीज़ मैंने एग्जीक्यूट की थी उसका डेटा मुझे दे दो, फेच ऑल, और मैं इसको कॉल कर लूँगा। अब क्योंकि मैंने डेटा फेच कर लिया है तो इस डेटा को ऑब्वियसली मैं कहीं पे स्टोर करूँगा। मेरा डेटा किससे रिलेटेड था, पोस्ट से रिलेटेड, तो मैं इसको पोस्ट के अंदर स्टोर कर लूँगा। अब लास्ट चीज़ क्या है कि आपने देखिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप डेटा बेस से अपना सारा टेबल से सारा डेटा आप फेच करते हो, या फिर आप स्पेसिफिक एक रिकॉर्ड को फेच करते हो। अब एक चीज़ स्टैंडर्ड है जो आपने याद रखना है, आपने फेच ऑल का यूज़ तब करना है, ओहो, आपने फेच ऑल का यूज़ तब करना है जब आप एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को निकाल रहे हो डेटाबेस के अंदर। अगर आपका एक रिकॉर्ड है ना सिर्फ, तो आपने यूज़ करना है फिर फेच फंक्शन का। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पोस्ट, ठीक है। तो आपने फेच ऑल का यूज़ करना है। और इसके अंदर दूसरा स्टैंडर्ड क्या है, आपने यहाँ पे एक चीज़ लिखनी है, पीडीओ डबल कोलन फेच असोस। जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब फेच करोगे तो मुझे डेटा जो है वो एक एसोसिएटिव अर्रे की फॉर्मेट के अंदर चाहिए, ठीक है। यानी कि उसकी कीज़ होंगी और कुछ उस कीज़ के हिसाब से वैल्यूज़ होंगी। अब इसके अंदर भी दो डिफरेंसेस ये आएंगे कि जब आप फेच ऑल का यूज़ करोगे तो डेटा आपको आएगा कुछ इस तरह, यानी कि फेच ऑल में अरे इन अरे होगी। अरे इन अरे क्यों होगी, फेच ऑल में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड आने, तो होगा कुछ इस तरह। जो इनसाइडर पहली अरे होगी वो पोस्ट 1 को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी अरे होगी वो पोस्ट 2 को रिप्रेजेंट करेगी, इसी तरीके से फर्दर ऑन। जो फेच होगा वो क्या करेगा, एक अरे रिटर्न करेगा, क्योंकि एक ही डेटा है तो मुझे अब मल्टीपल अरेज नहीं चाहिए अंदर, डायरेक्ट उसी अरे के अंदर। फॉर एग्जांपल टाइटल है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसके अलावा बॉडी थी हमारे पास तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, राइट। तो कुछ इस तरह। अभी हम सारा डेटा फेच कर रहे हैं तो फेच ऑल का यूज़ करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, डी फंक्शन जो हमने
पिछले एपिसोड्स में बिल्ड किया था उसके ज़रिए इस पोस्ट ऑब्जेक्ट को या अरे को प्रिंट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये बिल्कुल नीचे थोड़ा सा अगर आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि अरे है, इसके अंदर 2 अरेज हैं और पहली अरे हमारी ये है और दूसरी अरे हमारी ये है। अगर आप अपना टेबल प्लस जाके खोलो तो क्या ये वही डेटा नहीं है जो मैंने लिखा था, वाई एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, वाई एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और फिर बॉडी के अंदर वो कह रहा है एक स्ट्रिंग है जिसमें 342 वर्ड्स यूज हुए हैं, कैरेक्टर्स। एक्सरसाइज इज वाइटल फॉर यंगस्टर, एक्सरसाइज इज वाइटल फॉर यंगस्टर्स। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हमने अपने सर्वर से डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डेटा को फेच कर रहे हैं। हम अपने डेटाबेस से सर्वर के अंदर डेटा को फेच करके क्लाइंट पे शो कर रहे हैं, ब्राउज़र पे शो करवा रहे हैं। सेम वही चीज़ जो हमने ऊपर डिस्कस की कि दराज कैसे काम करता है या अक्सर औकात वेबसाइट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करते हैं। डेटाबेस के अंदर हम एक और रो ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो रो रिफ्रेश करने पे यहाँ पे शो होगी या नहीं। सो यहाँ पे लिखते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी और इधर लिख देते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी टीचर्स स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन LMS। इस चीज़ को सेव करते हैं। जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा तो हमारी अरे 3 हो गई है, हमारा डेटा चेंज हो गया, राइट। सो यहाँ पे आ गया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी टीचर्स स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन LMS। अब लास्टली वो जो फेच का आपको डिफरेंस मैंने बताया था उसके ऊपर आते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फेच का यूज़ करता हूँ ना, तो इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ पे अब मुझे सिर्फ एक अरे आ रही है, रिटर्न हो रही है। मुझे बाकी सारी चीज़ें रिटर्न नहीं हो रही, सिर्फ मुझे पहला रिकॉर्ड मेरा रिटर्न हो रहा है और वो भी अरे इन अरे नहीं है, सिर्फ एक अरे है और उसके अंदर डायरेक्टली मेरी कीज़ लिखी हुई हैं। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखो, अरे लिखा हुआ है, ये अरे ओपन हो रही है, उसके बाद मेरी की है डायरेक्ट, ठीक है। अगर मैं वापस फैच ऑल करता हूँ, रीलोड करता हूँ, अरे ओपन हो रही है, उसके बाद पहली अरे है, अरे उस अरे के अंदर कीज़ है, फिर दूसरी अरे है, उस अरे के अंदर कीज़ है। यानी कि ये अरे इनर अरे मेरी पोस्ट 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पोस्ट 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पोस्ट 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि आपने अपने सर्वर को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम DSNs का यूज़ करते हैं, एक कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए आप अपने डेटाबेस को अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करते हो, और फिर आपको PDO ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हो आप, जिसके ज़रिए आप अपने डेटाबेस के अंदर से डेटा को निकाल के सर्वर के ज़रिए क्लाइंट पे शो कर सकते हो। इस चीज़ को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि हमने जो अभी कोड लिखा है इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, और डिस्कस करते हैं कि जिस तरह हमने PDO ऑब्जेक्ट एक देखा, हम एक अपना ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब लेक्चर 17 के अंदर हमने डिस्कस करना है कि ऊप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, स्पेसिफिकली PHP के अंदर। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब भी आप बात करते हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक सिंपली डिज़ाइन पैटर्न है, एक लिखने का, कोड लिखने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट, आप इसको परफॉर्म कैसे करते हो, आप इसको क्लासेस के ज़रिए परफॉर्म करते हो, और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, इन क्लासेस के ज़रिए आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हो,
वो ऑब्जेक्ट्स जो बेसिकली इस क्लास के स्ट्रक्चर के हिसाब से क्रिएट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक पर्सन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास एक पर्सन क्लास होगी। उस पर्सन क्लास के अंदर आप बताओगे कि आपके पर्सन के पास किस तरह का डेटा हो सकता है या फिर किस तरह के एक्शंस हैं जो आपका पर्सन परफॉर्म कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें क्या होगा, जैसे हमने पहले बात की थी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर होते हैं, तो इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी डिफरेंट कीज जो हैं वो आपके फंक्शंस को भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं और आपके डेटा को भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं। यहाँ पे डेटा को आप कहोगे कि आपके वेरिएबल्स हैं जो कि आप क्लास में डिफाइन करोगे। तो वो वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, आपका पर्सन जो है उसका कोई ना कोई नाम हो सकता है, आपके पर्सन का कोई ना कोई एज हो सकती है, तो ये आपका डेटा है। ठीक है, इसको आप वेरिएबल्स भी कह सकते हो। नेक्स्ट, अगर कोई आपके पास फंक्शन है तो इसको आप कहोगे कि ये आपका एक्शन है। इन एक्शंस को आप कहाँ पे डिफाइन करते हो, आप अपनी क्लास के अंदर डिफाइन करते हो। सो एक क्लास क्या है, एक एक ब्लूप्रिंट है जो कि एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, क्लास के अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिस तरह का डेटा आप पास कर सकते हो यानी कि वेरिएबल्स वो डिफाइंड होंगे, और किस तरह के एक्शंस आपका ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है आप ये भी क्लास के अंदर डिफाइन करोगे। सो प्रैक्टिकली हम पहले इसको साथ साथ बनाते हैं एक क्लास को, और फिर देखते हैं कि उसके ज़रिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है। मान के चलते हैं कि हमने एक कार का डेटा स्ट्रक्चर करना है, तो हम सिंपली लिखेंगे क्लास कार और ओपन पैरेंथेसिस। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एक कार के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक कार का डेटा और उसके एक्शंस क्या हो सकते हैं। एक कार का डेटा क्या होगा कि कार का कोई मॉडल है, फॉर एग्जांपल उसका कोई ब्रांड है और उसका कोई कलर है फॉर एग्जांपल। और नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, कार अपना इंजन स्टार्ट कर सकती है, स्टार्ट इंजन। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लिखते हैं अपनी क्लास के अंदर। हम देखते हैं कि हमने क्लास के अंदर इसको कैसे डिफाइन करना है। सो पहले आप लिखते हो अपने डेटा और फिर आप लिखते हो अपने एक्शंस को। डेटा के अंदर हमारे पास 3 डेटा है, हमारे पास मॉडल है और हमारे पास आपके पास ब्रांड है और आपके पास कलर है। अब ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि हम चाहते हैं कि हमारे वेरिएबल्स पब्लिक रहें। आप इनको प्राइवेट भी रख सकते हो, लेकिन क्लास के अंदर एट दिस स्टेज आप अपने वेरिएबल्स को पब्लिक रखो। आप अभी समझ रहे हो चीज़ों को। सो आपने हर वेरिएबल से पहले पब्लिक लिख देना। नेक्स्ट, एक्शंस। जब भी आप एक्शंस की बात कर रहे हो तो आप बेसिकली फंक्शंस की बात कर रहे हो। अब हमारी गाड़ी जो है वो क्या कर सकती है, वो उसका इंजन स्टार्ट कर सकती है। सो पब्लिक फंक्शन स्टार्ट इंजन, और इसके अंदर हम लिख देते हैं एको इंजन स्टार्टेड। अब ये एक हमारी क्लास बन चुकी है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को आप क्लास की इंस्टेंस भी कह सकते हो। अगर आपने इस कार का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यानी कि एक कार ऑब्जेक्ट या कार इंस्टेंस क्रिएट करनी है तो आप सिंपली न्यू कार का यूज़ करोगे। अब अगर आप इस चीज़ को गौर करो, इस लाइन को, तो पिछले एपिसोड में जो आपने पीडीओ यूज़ किया था उसमें भी आपने न्यू पीडीओ यूज़ किया था। इसका मतलब क्या है कि पीडीओ भी एक क्लास है जो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती है। कौन से ऑब्जेक्ट्स को, पीडीओ ऑब्जेक्ट्स को, जो है आपकी हेल्प करते हैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन के अंदर। राइट, सो हमने यहाँ पे एक कार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। इस कार ऑब्जेक्ट को हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये माय कार वेरिएबल है, उसके अंदर हमने इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के मॉडल को, ब्रांड को, कलर को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा जी, मैं सिंपली क्या करूँगा,
माय कार एरो, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे मॉडल इक्वल टू, जो मेरा मॉडल है वो है 1976। इसी तरीके से मेरे पास जो मेरा कार का ब्रांड है वो है डॉज चार्जर, और जो मेरे कलर है वो है ब्लैक। कलर, यहाँ पे मैंने अपने डेटा वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट लास्ट पे क्या करता हूँ, अब मैंने डिफाइन कर दिया हुआ है क्योंकि मैंने डेटा को, तो मैं लास्ट पे अपने, अगर मैंने फंक्शंस को यानी कि एक्शंस परफॉर्म करवाने हो अपने ऑब्जेक्ट से, तो मैं क्या करूँगा, माय कार एरो स्टार्ट इंजन, और इसको कॉल कर दूंगा, सिंपल एज दैट। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं सिंपली dd फंक्शन का यूज़ करूँगा अपने, और माय कार लिख के अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लूँगा। अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि एक कार ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी इंस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है कार का, ठीक है, कार जो हमारी क्लास है उसका, और इसके अंदर क्या डेटा डिफाइंड है, उसका मॉडल जो है वो 1976 है, वो डॉज चार्जर कार है, और उसका कलर ब्लैक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपना dd फंक्शन के अंदर जो हमारा एक्शन है, जो हमारा फंक्शन है, इसको कॉल करते हैं। रीलोड किया और यहाँ पे आ गया इंजन स्टार्टेड। एपिसोड 18 के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि दिस कीवर्ड क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने फंक्शन से लिखना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ 1976 डॉज चार्जर एंड इट इज़ इन ब्लैक कलर। अब मेरा मतलब सिर्फ ये है, अगर मैं अपने फंक्शंस के अंदर अपने वेरिएबल्स का यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ऑब्वियसली ये तो हार्ड कोड नहीं करूँगा ना, हो सकता है मेरे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों और उसके अंदर मॉडल्स चेंज हो, मेरे उसके अंदर कलर चेंज हो मेरी गाड़ी का, तो मैं हर किसी के अंदर ये हार्ड कोड नहीं कर सकता। मैं कैसे इसको इतना डायनामिक बनाऊं कि ये मेरे ये वाले वेरिएबल्स का यूज़ करे और हर ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू मेरी डिफरेंट आए, हम ये देखेंगे। तो इसके लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दिस कीवर्ड से हम क्या करेंगे कि अपने ऑब्जेक्ट्स को फर्दर और मोर डायनामिक करेंगे। एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, दिस कीवर्ड आपकी करंट ऑब्जेक्ट की एग्जीक्यूशन के अंदर काम करता है। करंट ऑब्जेक्ट की एग्जीक्यूशन क्या है, इसके अंदर हम फर्दर बात करते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर मैं कह सकता हूँ, अगर मुझे कुछ इस तरह का आउटपुट चाहिए तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज अ, अब ये हमारा मॉडल था तो हम लिख सकते हैं दिस वेरिएबल, दिस मॉडल, दिस इज अ, जो भी हमारा मॉडल होगा वो यहाँ पे आएगा, फिर डॉट चार्जर यानी कि हमारा ब्रांड, तो दिस ब्रांड, और इट इज़ इन ब्लैक कलर, ये ब्लैक जो है ये था हमारा दिस कलर। अब हम अपने डेटा को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं ना कि कार ए, तो कार ए का जो दिस है वो अलग है, और जब मैं कह रहा हूं कार बी का जो दिस है वो डिफरेंट है। और ये डिफरेंट क्यों है, देखें, अगर मेरे पास कार ए है और कार ए का हमें पता है कि उसकी मॉडल है, कौन सा मॉडल है जी, 1976, इसका जो ब्रांड है वो है डॉज, इसका जो कलर है वो है ब्लैक। इसी तरीके से हमारे पास कार बी है, उसका जो मॉडल है वो है 1997, उसका जो ब्रांड है वो है सिविक, और उसका जो कलर है वो है सिल्वर। हर ऑब्जेक्ट का, हर क्लास की इंस्टेंस का दिस जो है वो उसकी ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, उसकी करंट एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इस ऑब्जेक्ट का जो दिस होगा वो रिप्रेजेंट करता है, जब मैं दिस मॉडल कहता हूँ तो वो रिप्रेजेंट करता है 1976 को। जब कार ए के ब्रांड की मैं बात करता हूँ तो उसका दिस रिप्रेजेंट करता है डॉज को, उसका दिस कलर रिप्रेजेंट करता है इस कलर को। जब मैं कहता हूँ कार बी के
ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम जाते हैं तो इसका दिस डॉट ब्रांड रिप्रेजेंट करता है सिविक को, सिल्वर को, और मॉडल 1997 को। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, आप एक ही फंक्शन का यूज़ कर रहे हो, उन्हीं वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप इनसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट वेरिएबल डेटा के साथ, और उन वेरिएबल डेटा के ऊपर एक ही फंक्शन अप्लाई करके डिफरेंट किस्म का डेटा आउटपुट कर सकते हो। अब हम अपने डेटा को प्रिंट करके देखते हैं। सिंपली मैं अपने डी फंक्शन का यूज़ करूँगा, यहाँ पे डॉलर साइन लगाना है आपने, और इंजन को स्टार्ट करेंगे। अगर हम इसका डेटा देखते हैं तो यहाँ पे आता है दिस इज आ 1976 डॉट चार्जर एंड इट इज़ इन ब्लैक कलर एंड इट्स इंजन हैज़ बीन स्टार्टेड। ठीक है, इसी को यहाँ से कट करते हैं। अब हमारी दूसरी इंस्टेंस के अंदर इस फंक्शन को रन करते हैं, कार बी, रीलोड करते हैं। अब यहाँ पे देखें डेटा चेंज हो गया। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का दिस जो है वो उसके वेरिएबल की वैल्यू पे पॉइंट करेगा। आपने बस ये चीज़ याद रखनी है। दिस कीवर्ड से क्या कर सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट को डायनामिक बना सकते हो। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब एपिसोड 19 के अंदर हमने डिस्कस करना है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्या होते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का राइट नाउ लास्ट टॉपिक होगा। बाद में हमने काफ़ी ज़्यादा क्लासेस को बिल्ड करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं, जैसे कि उनके नाम से जाहिर हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन करते हैं जैसे ही उसकी इंस्टेंस को कॉल किया जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इसकी इंस्टेंस को कॉल किया तो मैं इसके सारे डेटा वेरिएबल्स को खुद डिफाइन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इन डेटा वेरिएबल्स को खुद कंस्ट्रक्ट कर देगा। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे इन वैल्यूज़ ऐड करूँगा, वो ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। इस चीज़ को हमने डायनामिक बनाना है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस चीज़ को काटेंगे। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए आप सिंपली लिखते हो पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। अब ये चीज़ आपने ये इसी फंक्शन का नाम है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम ही है। आपने अपने से कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम नहीं लिखना। ये ऐसा फंक्शन है जो आपको PHP खुद देती है। इसको आप कॉल करोगे, इसके अंदर राइट नाउ आप ये पेस्ट कर दोगे। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हमारी डेटा वेरिएबल्स को डिफाइन कर दे। अगर मैं ये चीज़ ऑटोमेटिक करना चाहता हूँ इस बिहेवियर को, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली हो यही रहा है ना, दिस मॉडल इज इक्वल टू 1976, दिस ब्रांड इज इक्वल टू 1976, दिस कलर इज इक्वल टू 1976। अगर मुझे इसकी वैल्यूज़ को डायनामिक करना है तो मैं सिंपली इसको पैरामीटराइज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी एट दिस स्टेज मैं चाहता हूँ कि आप एक चीज़ समझें कि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। आपको उनको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मुझे स्टार्ट इंजन को कॉल करने की ज़रूरत पड़ी थी ना लास्ट पे, मुझे कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है एज सुन एज आप एक इंस्टेंस को बिल्ड करते हो। अब यहाँ पे हम एक कार की इंस्टेंस को बिल्ड कर रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट को हम आप नाम दे रहे हो माई कार ए। ठीक है, जैसे ही मैं इस इंस्टेंस को कॉल कर लेता हूँ ना एक बार, तो ये मेरा फंक्शन इस इंस्टेंस के लिए चल गया। ये चीज़ आप जहन में रख लो। सो माई कार ए। अब अगर ये फंक्शन चल गया है तो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यूज आ जानी चाहिए, राइट। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडल की वैल्यू भी आ गई है, इसकी भी आ गई है, और इस कलर की भी आ गई है। अब मैं इसको करना हूँ डायनामिक। डायनामिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन वैल्यूज़ को पैरामीटराइज करना पड़ेगा। तो हम सिंपली लिख देंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉडल ब्रांड कलर, और ये एज एन आर्ग्यूमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र ऐड करेगा जब भी वो इंस्टेंस को कॉल करेगा। मॉडल ब्रांड कलर। अब ये मेरी इंस्टेंस है, इसी के अंदर मैं अपनी वैल्यूज़ को ऐड करूँगा और मेरा ऑब्जेक्ट पूरा बिल्ड हो जाएगा। मुझे ये जो तीन लाइनें मैं बाद में लिख रहा हूँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं सिंपली क्या करूँगा, हमारी पहली चीज़ क्या है, मॉडल 1976। दूसरी चीज़ क्या है, हमारा ब्रांड, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ मर्सिडीज़, और लास्ट पे कलर हम कह देते हैं सिल्वर। इसी तरीके से हम 2-3 अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। एक को बी कह देते हैं, एक को सी कह देते हैं। एक 1997 की सिविक है जिसका डार्क ग्रे कलर है, और एक हमारी ब्लैक है, लेट्स से पराडो, और ये है हमारी 2006 मॉडल। पहले कार ए को डंप करते हैं, कार ए को डंप किया तो मर्सिडीज सिल्वर आ रहा है। सिमिलरली कार बी को करते हैं, डार्क ग्रे सिविक 1997। सी को करते हैं प्राडो ब्लैक 2006। सो हमें कंस्ट्रक्ट को कॉल नहीं करना पड़ रहा कि हम जिस तरह यहाँ पे बैठ के ऐसे कर रहे हो माई कार ए, फिर एरो के साथ हम करें कंस्ट्रक्ट, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, ठीक है। और ये कर क्या रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट को बिल्ड कर रहा है, हमारी इंस्टेंस के डेटा को डिफाइन कर रहा है ऑटोमेटिकली। आई होप आज जितने भी एपिसोड हमने कवर किए हैं आपको उन सब एपिसोड्स की समझ आई होगी। मेक श्योर कि जो क्लास ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा है आज, आप उन चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि फ्यूचर में जितना भी हमने कोड लिखना है वो हेविली इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के ऊपर रिलाई करेगा। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो ऊपर डेटाबेस के साथ कनेक्शन एक बिल्ड किया था, इसको हम क्लास ओरिएंटेड फॉर्म के अंदर कैसे लिख सकते हैं, राइट। विद दैट सेड, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज़।